हेलो एंड नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं अगले पार्ट में, दैट इज सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस। आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के 3 कंपोनेंट देख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने देखा लेजिस्लेटिव रिलेशन, उसके बाद में हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फिर हमने फाइनेंशियल रिलेशन शुरू किया है। फाइनेंशियल रिलेशंस का पार्ट 1 वाला लेक्चर हो गया है और ये एक पार्ट 2 का लेक्चर है। पार्ट 1 के लेक्चर को देखे बिना पार्ट 2 अगर देखने जाओगे तो थोड़ा कम समझेगा, तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि इसकी एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में से इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर के। लेकिन उसके पहले आप सबको बता दूं, अनअकैडमी पे चल रहा है बहुत ही शानदार ऑफर। मात्र और मात्र 25,000 के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर में जीएस प्लस सीसैट एंड टेस्ट सीरीज ये सब कुछ होगा। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, मेंस टेस्ट सीरीज एंड लेक्चर्स विद पीपीटी, 70+ सिलेक्शंस, ये सब हमारे कुछ फीचर्स हैं। अगर आपको चाहिए तो अनअकैडमी इवन आप लोगों को इसके अंदर में हेल्प भी करेगा ईएमआई के लिए। देन अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बहुत सारी बैचेस शुरू हो रही, जैसे टारगेट बैच 2025 की, जिसमें आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 25,000 में मिल रहा है। देन 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 30,000 में मिल रहा है। एंड आगाज नाम का हमारा 2027 का भी शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल देरी नहीं कीजिए और फट से सब्सक्रिप्शन को लीजिए। बाकी इस आने वाले संडे को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की एग्जाम होगी, एक सुबह 11 बजे और दूसरी शाम को 5 बजे अवश्य दीजिएगा। तो क्विकली रिवाइज करते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या क्या देखा, बिकॉज वो एक देख करके उसका वापस एक बार रिमाइंड करके हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमने देखा कि पार्ट नंबर 12 के अंदर में फाइनेंशियल रिलेशंस के कंपोनेंट लिखे हुए हैं। बेसिकली हम लोगों ने अलोकेशन के बारे में बात की थी कि इसमें क्लियर कट सेंटर को कौन से फाइनेंशियल पावर मिलेंगे और स्टेट को कौन से फाइनेंशियल पावर्स मिलेंगे, ये सब डिफाइन करके रखा हुआ है। इसके लिए एक आर्टिकल नंबर 246 है जो मेनली इसको डिफाइन करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो कंकरेंट पावर एक्सेप्ट वन पावर एंड दैट इज जीएसटी। और इसीलिए फिर हम लोगों ने ये सब चीजें देख करके ली थी कि लेवी मतलब टैक्स को लगाना, कलेक्ट मतलब टैक्स को अगेन उसका संकलन करना, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है इस पैसे को खर्च करना। तो ये 3 कंपोनेंट हमने देखे थे। हमने जीएसटी को बहुत ही डिटेल में समझ करके लिया था कि कैसे पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था, देन बाद में एक जीएसटी नाम का टैक्स आता है और सब कुछ उसको ठीक कर देता है। किस तरीके से आर्टिकल 279A के अंडर में एक जीएसटी काउंसिल बनती है और इस काउंसिल के अंदर में किस तरीके से वेटेड वोटिंग होती है, जैसे कि 1/3 वोटिंग सेंटर के 2 वोट्स को है और स्टेट के जितने 31 वोट्स हैं उनके लिए केवल 2/3 वोटिंग है। और किसी भी डिसीजन को पास करना है तो एटलीस्ट 75% की मेजोरिटी आप लोगों को लगेगी। देन इनको दिए हुए फंक्शंस, ये कवर करने के बाद में हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन को समझ करके लिया था। तो एक बार वापस से आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर, उसके वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को याद करवा करके देता हूं कि वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब क्या, कि सेंटर के नेट प्रोसीड्स में से जो भी टैक्सेस का जो भी पैसा है वो कितना स्टेट्स के साथ में शेयर किया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब अमंग्स द स्टेट जो भी एलोकेशन होने वाला है उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। एक बार वापस से इसको याद करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, ठीक है, क्या नाम है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 2 टाइप के पैसे आते हैं। एक जो है वो आपको टैक्स का पैसा आएगा और दूसरा जो है वो आपको नॉन टैक्स का पैसा आता है। टैक्स का पैसा मतलब क्या, टैक्स का पैसा मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज नॉन टैक्स वाला मनी? नॉन टैक्स वाला मनी एकदम सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर में जो मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, आपने कोई पीएसयू बनाई हुई है, आरबीआई आपको कुछ प्रॉफिट देने वाला है,
तो जो भी आपके ऑपरेशंस और इन सब चीजों की वजह से आपको जो बेनिफिट होता है उसको हम लोग नॉन टैक्स इनकम कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर के पास में क्या होगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम आती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जमा होती है। इसी तरीके से स्टेट्स के अंदर में उनका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ महाराष्ट्र, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गुजरात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ त्रिपुरा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ असम, इस तरीके से सभी लोगों के, सभी स्टेट्स के, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सबके अलग अलग कंसोलिडेटेड फंड होंगे। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इनका मेन अकाउंट है। अब इसी मेन अकाउंट के अंदर में इनको भी टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो आने वाली है। क्या आएगी, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मेजर पैसा जो है वो किसको जाएगा, मेजर पैसा हमेशा सेंटर को जाता है। तो सेंटर क्या करता है, इस पैसे को हमेशा नीचे की तरफ में बांटता है। रीजन उसका सिंपल है, एज आई सेड कि हम लोग एक ऐसी गवर्नमेंट है जो थोड़ी सी यूनियन की तरफ में झुकी हुई है। भले ही हम लोग फेडरल कंट्री हैं बट यूनियन की तरफ में हम लोग बायस्ड हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि सेंटर अपने पैसे में से कुछ पैसा नीचे की तरफ में बांटता है। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा पकड़ूं कि 110 रुपए का इनको, 110 करोड़ का इनको टैक्स रेवेन्यू आया है और 150 रुपए का या 150 करोड़ का इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू आया है। क्या आया है, क्योंकि देखिए जो हमारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, मोबाइल के स्पेक्ट्रम्स है, वो बेच दिए, उसमें आपका पैसा तो कुछ नहीं लगा, तुम्हारा एक्चुअल में कोई इनकम, मतलब एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी तुमको पैसा आ रहा है, उसका रिसोर्सेज दे रहे हो और चीजों का तुमको पैसा बहुत सारा आ रहा है, तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो ये टैक्स रेवेन्यू है और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इन दोनों को मिला करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनेगा। अब पहला फंक्शन जो है वो फाइनेंस कमीशन का क्या है, पहला फंक्शन फाइनेंस कमीशन का ये है कि इसमें से जो टैक्स का जो पैसा आया हुआ है इसके नेट प्रोसीड्स में से, नेट प्रोसीड बोल रहा हूं मैं, नेट प्रोसीड्स में से नीचे कितना पैसा जाए, मतलब वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना हो कि सभी स्टेट्स को इतना इतना पैसा जो है वो मिले। ओके, तो ये वाला जो पैसा है, तो नेट टैक्स प्रोसीड क्या होता है, नेट टैक्स प्रोसीड का मतलब है जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है माइनस उसको कलेक्ट करने के लिए जितना पैसा लगा। मान लीजिए 110 करोड़ को कलेक्ट करने के लिए 10 करोड़ अगर आपके लगते हैं तो आपका टोटल जो है वो टैक्स का पैसा हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। और ये 100 करोड़ जो है, ये जो 100 करोड़ है, ये आपका नेट टैक्स प्रोसीड है और इसमें से आपका पैसा नीचे की तरफ में जाएगा। तो अभी फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% पैसा नीचे जाएगा, इसका मतलब है लगभग 41 करोड़ रुपए इस केस में सभी स्टेट्स में बटेंगे। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी कि अब ये 41 करोड़ में से 1 किसको मिलेगा, 2 किसको मिलेगा, 4 किसको मिलेगा, 5 किसको मिलेगा, 3 किसको मिलेगा, 2.5 किसको मिलेगा, 1.5 किसको मिलेगा। ये जो डिवीजन होना है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होना है, बिटवीन द स्टेट एलोकेशन होना है, ये भी हमें फाइनेंस कमीशन बताता है बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर्स जो हमने पिछले लेक्चर में देखे हुए थे। ओके, तो उन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे इन 41 करोड़ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी अगेन हमको फाइनेंस कमीशन बताएगा। अब अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो यूनियन के पास में कितना पैसा बच रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देखें तो लगभग आपके पास में, इनके पास में एक 59 करोड़ यहाँ पर पड़ा है और लगभग 150 करोड़ ये भी इनके पास में पड़ा है। ओके, तो ये सब मिला ले अगर हम लोग 150, तो लगभग 209 करोड़ रुपए यूनियन के पास में अभी भी उसके कंसोलिडेटेड फंड में पड़ा है। तो इस कंसोलिडेटेड फंड में से अगेन यूनियन जो है वो कभी ग्रांट के फॉर्म में पैसा देती है, कभी इन लोग जो है वो लोन के फॉर्म में पैसा देती है, तो इस तरीके से इन लोग और भी पैसे स्टेट को जो है वो बांटते रहते हैं। तो ये इस पिक्चर से आई होप सबको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है एंड फाइनेंस कमीशन किस तरीके से काम करता है। और फाइनेंस कमीशन के मेजरली काम भी क्या है, तो 4 काम में से एक है ये डिस्ट्रीब्यूशन बताना और दूसरा है ग्रांट इन एड, मतलब अनुदान भी अगर आप दे रहे हो तो अनुदान देते समय में भी आपको इन चीजों, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। ओके, देन कैसे स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट किया जाए एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट और कोई अगर मैटर है तो वो बताना। ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन की बात हो गई और इसीलिए फाइनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील ओके या फिर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म का भी हम लोग कहते हैं। ये सब अपना देख करके हो गया था। बाकी आप सबको वापस बता दूं, इस बार अभी जस्ट रिसेंट में जो प्रीलिम्स हुई थी उसमें यूपीएससी ने पूछा था कि भाई क्राइटेरिया कौन कौन सा है, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया,
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट, ये 6 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर अब जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन पैसे बांटता है। ओके, ये सब हमारा पिछले सेशन में हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज को लेकर के। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा अलग अलग आर्टिकल्स आए हुए हैं कि कैसे आपके बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। तो आप लोगों को अगेन इसके अंदर में 3 चीजें वापस याद आनी चाहिए। लेवी किसे कहते हैं, कलेक्ट किसे कहते हैं एंड एप्रोप्रिएट किसे कहते हैं। लेवी का मतलब है टैक्स लगाएगा कौन, कलेक्ट का मतलब है टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, और एप्रोप्रिएट कौन करेगा। तो इसमें अगर मैं आपको सच बताऊं तो 6 कंपोनेंट आपके लक्ष्मीकांत में दिए हैं। टैक्सेस लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड बाय स्टेट, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइन्ड टू स्टेट, levy and collection of GST, levy and collection of center collected by center but distributed by state, and then parliament power through levy ये और taxes levied and collected and retained by the state। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो एटलीस्ट 6 अलग अलग क्लासिफिकेशन देख सकते हो। बट ये अगर आप खुद से पढ़ने जाओ तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आपको इस टेबल के माध्यम से सिखाऊंगा जिससे आप लोगों को एकदम सिंपल में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ जाने की आपको जरूरत नहीं है, कभी यूपीएससी इतने इन डेप्थ जाकर के आपसे नहीं पूछेगी। बट अगर हम कोई लक्ष्मीकांत का कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हमको वो ढंग से समझ में आना चाहिए, इसलिए आगे के कंपोनेंट्स पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग बात करें वो है आर्टिकल नंबर 268। आर्टिकल नंबर 268 में लेवी यानी कि ये लगाता कौन है टैक्स, टैक्स लगाने का काम जो है वो कर रहा है सेंटर। कौन कर रहा है, सेंटर। लेकिन इनफैक्ट सेंटर भले ही इसको लेवी कर रहा है लेकिन कलेक्ट जो है वो इसको स्टेट करता है। ओके, भले ही सेंटर लगा रहा है तो लेविंग इज डन बाय द सेंटर लेकिन कलेक्शन इज डन बाय द स्टेट। ओके, और इसी के साथ में इसका एप्रोप्रिएशन भी स्टेट को ही दिया है कि आप ही इसको खर्च भी करो। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आर्टिकल 268 के अंदर में ऐसे कुछ टैक्सेस मेंशन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल इन लोग कहते हैं कि देखिए अगर आप स्टैंप ड्यूटी ले रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी वैसे लेवी मैं कर रहा हूं यानी कि सेंटर कर रहा है, लेकिन इसको कलेक्ट एज वेल एज एप्रोप्रिएट जो है वो स्टेट करता है। तो प्रोसीड्स जो है वो सीधी सीधी स्टेट को दे दी जाती है और उनको बोलते हैं कि ठीक है ये स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी लग रही है। अच्छा, स्टैंप ड्यूटी किस पे, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सब का इनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर आता है अगला कंपोनेंट कि आर्टिकल नंबर 269, इसको हम लोग थोड़े से एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग कलर हम लोग ले रहे हैं ग्रीन। 269 के अंदर में यहां पर लेवी अगेन सेंटर कर रहा है, इनफैक्ट इसका कलेक्शन भी सेंटर ही करेगा, लेकिन जब इसके एप्रोप्रिएशन की बात आती है, इसके खर्च करने की बात आती है तो स्टेट को दे दिया जाएगा कि भाई स्टेट तुम इसका खर्चा करो। ओके, फॉर एग्जांपल अगेन आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग देखिए कि टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट सेल परचेस ऑफ गुड्स। तो अगर इंटरस्टेट सेल या परचेस ऑफ गुड्स वगैरह हुआ है एक्सक्लूडिंग न्यूज़पेपर, या फिर टैक्सेस ऑफ कंसाइनमेंट ऑन गुड या और कोई ऐसा इस तरीके से है, तो टैक्स लेवी एंड कलेक्ट दोनों सेंटर कर रहा है लेकिन असाइन स्टेट को कर रहा है कि भाई तुम इस पैसे को खर्च जो है वो करिएगा। ओके, फिर आता है पांचवा टैक्स जिसको हम लोग कहेंगे आर्टिकल नंबर 270। ये आर्टिकल नंबर 270 के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में यहां पर टैक्स लेवी अगेन सेंटर कर रहा है, टैक्स को लेवी सेंटर कर रहा है, इसको कलेक्ट भी सेंटर ही करेगा। ओके, इसको कलेक्ट भी सेंटर ही करेगा, लेकिन जब बात आएगी इसको खर्च करने की तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेंटर भी थोड़ा पैसा यूज करेगा और स्टेट को भी थोड़ा पैसा देगा। देखिए मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूं कोई अगर इस तरीके से इस कंपोनेंट को इजी करके बता दे तो ठीक है। आप लोग यहां पे देखिए आर्टिकल नंबर 270 क्या लिखा है, लिखा है कि टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होम, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट। और इसमें कोई सरचार्ज है या कोई सेस है या और कोई चीज है तो इसमें आप लोग जो है वो इस तरीके से एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करके भी लोगे। ठीक है, फिर आता है कंपोनेंट, अब हर बार जो है या तो सेंटर कलेक्ट करके उसको दे रहा है या फिर उसी को कलेक्ट करने बोल रहा है या फिर कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब और भी तो कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट होगा, तो इसमें तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 271। ये 271 में सेंटर अपने पास ही सारा का सारा पैसा रखता है और स्टेट को नहीं देता है।
और वो जो पैसा है इसको हम लोग कहते हैं यूजुअली सरचार्ज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। और सरचार्ज में स्टेट जो है वो कोई हक नहीं मांगता, उसको वो पैसा दिया ही नहीं जाता है। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज मतलब एक एडिशनल चार्ज लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर किसी की इनकम जो है वो लगभग 1 करोड़ के ऊपर में अगर होती है तो उसको 10% सरचार्ज जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो सरचार्ज भी दो टाइप के होते हैं। एक जो सरचार्ज होता है उसको हम लोग लमसम कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो सरचार्ज होता है वो हम लोग परसेंटेज में लगाते हैं। तो लमसम का मतलब क्या है? लमसम का मतलब कि इतना हम ऐड कर रहे हैं, और परसेंटेज का मतलब है कि इतना परसेंटेज में लोग। फॉर एग्जाम्पल, इन लोग कहते हैं कि जो भी 1 करोड़ के ऊपर में कमाते हैं उनको लगभग जो है वो जितना उन लोग टैक्स भर रहे हैं उस पर 10% उनको और भरना पड़ेगा। तो जो भी 1 करोड़ के ऊपर में कमाते हैं उनको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? उनको टैक्स भरना पड़ेगा 30 लाख। तो इस 30 लाख के ऊपर में उनको 10% और मतलब 3 लाख और भरना पड़ेगा, मतलब 33% टैक्स इनको भरना पड़ेगा। दिस इज सरचार्ज। और ये जो 3 लाख यूनियन को एक्स्ट्रा मिले हैं, ये यूनियन पूरा पूरा खुद के पास में रखता है। और इस तरीके से अलग अलग सरचार्जेस जो है वो यूनियन बना सकता है एंड बकायदा अपने पास में रख सकता है। ये है सरचार्ज की डेफिनेशन। ओके, और लास्ट टाइप का जो टैक्स आता है, ठीक है, लास्ट टाइप का जो टैक्स आता है उसको हम लोग कहेंगे आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 में इसको लेवी भी स्टेट करता है, कलेक्ट भी स्टेट करता है, और इसका एप्रोप्रिएशन यानी कि खर्चा भी स्टेट खुद ही करके लेता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कैसे इसको लेवी करते हैं, कैसे इसको कलेक्ट करते हैं और कैसे अप्रोप्रिएट करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर में एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स में दिया हुआ है। अब एग्जैक्ट एक चीज आप लोग याद रख सकते क्या? नहीं, सिर्फ आप लोग ब्रॉडली इसको याद रखिए कि लेविंग, कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन अलग अलग टाइप से होते रहता है। तो स्टेट जो है वो कुछ टैक्सेस, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ओके, लैंड रेवेन्यू पे जो टैक्स मिला है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम कुछ मिला है, या अगेन और कोई सक्सेशन से मिला है, एस्टेट ड्यूटी पे मिला है, ऐसा वैसा मिनरल, तो ये सब टैक्सेस जो है वो स्टेट जो है वो खुद के पास में ही रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? पहले तो आपको बोल दिया कि ये जो भी पैसा आएगा इसमें से ये पैसा तुम रखो, ये पैसा तुम रखो। अब जब तुमने ये कर दिया है तो कौन कौन सा पैसा तुम रखोगे? तो टैक्स का पैसा इन्होंने बांट दिया। टैक्स का पैसा किस तरीके से बटेगा? ये 6 कंपोनेंट से हमने जस्ट अभी समझ करके लिया। अब एक नॉन टैक्स का भी पैसा किस तरीके से बांटना है, ये हमारे ये हमारे आर्टिकल 246 के लिस्ट में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे अपने को इसको बंटवा करके लेना है। तो सेंटर को फॉर एग्जांपल कहा है भाई, पोस्ट से, टेलीग्राफ से, रेलवे से, बैंकिंग से, ब्रॉडकास्टिंग से, कॉइनेज एंड करेंसी से, इन सब से जो भी इनकम आएगी वो सारी तुम्हारी। और स्टेट को कहा है कि इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंड बाकी सब जो चीजें हैं उनसे जो भी इनकम आएगी वो सब तुम्हारी। तो इस तरीके से पहला काम क्या हुआ है? इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पहला काम ये हुआ कि जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, ओके, जितने भी हम लोग देखें रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, ये सभी रेवेन्यू के सोर्सेस जो हैं इसमें हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई एक सेंटर को क्या जाएगा और स्टेट को क्या जाएगा। ये रेवेन्यू के सोर्सेस जो हैं इसके अंदर में हम लोगों ने कहा कि भाई टैक्स का कौन सा पैसा इसको मिलेगा, नॉन टैक्स का कौन सा पैसा इसको मिलेगा। सिमिलरली इसको भी हमने कह दिया कि टैक्स का पैसा कौन सा मिलेगा और नॉन टैक्स का कौन सा पैसा मिलेगा। इस तरीके से हमने इसको क्लियरली डिवाइड कर दिया। अब तुम्हारा जो डिवीजन करना था वो सब हो गया। अब ये डिवीजन हो जाने के बाद में तो टैक्स एंड नॉन टैक्स का पैसा कौन सा किसको जाएगा वो हो गया। बट हम सबको पता है कि इन सब में बड़ा पैसा मिलेगा यूनियन को और छोटा पैसा मिलेगा हर एक स्टेट को। तो ऑब्वियसली यूनियन को नीचे की तरफ में पैसा बांटना ही होगा, जिसके लिए फाइनेंस कमीशन आता है। तो ये एक हो गया तरीका हमारा पैसे बांटने का। अब दूसरा जो इसके अंदर में तरीका है वो है कि अब ग्रांट्स दी जाती है, ठीक है। तो अब कैसा है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यूनियन जो है वो पैसे देगा, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। दूसरा, अब स्टेट को तो फिर भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो स्टेट को और कैसे पैसे मिलेंगे? तो अगला जो है वो ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब होता है अनुदान, ठीक है। ग्रांट इन एड का जो मतलब बनता है वो बनेगा अनुदान। ग्रांट इन एड का मतलब जो है वो अनुदान बनेगा। तो अनुदान जो है वो अगेन हम लोग मेजरली देखते हैं 2 टाइप के हैं। एक है स्टैट्यूटरी ग्रांट और दूसरा जो है वो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता होगा और डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब होता होगा। स्टैट्यूटरी का मतलब जो है वो ये है कि
जो पार्लियामेंट के लॉ ने आपको कहा हो, फाइनेंस कमीशन ने आपको कहा हो, या फिर संविधान ने आपको कहा हो। तो बेसिकली नाम से ही समझ में, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून। तो इधर संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन विल टेल यू और अ पार्लियामेंट्री लॉ विल टेल यू कि ये वाला ग्रांट यानी कि अनुदान आपको देना होगा। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। 2014 में आंध्र प्रदेश को दो भाग में बांट दिया गया, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश बनाया गया। अब जब तेलंगाना बना तो उसको हैदराबाद मिल गया, तो वो तो रिच हो गया। लेकिन आंध्र प्रदेश जो अपनी कैपिटल गवा चुका था उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिला। तो उसको एक नई कैपिटल बनवाने के लिए अनुदान भी तो चाहिए ना। तो ये अनुदान जो है वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 में लिखा था, पार्लियामेंट ने लिखा था कि इनको एक अनुदान दीजिएगा। इस तरीके का जो अनुदान है, मान लीजिए 10,000 करोड़ का अनुदान मिला हो, तो ये जो अनुदान है इसको हम लोग कहेंगे स्टैट्यूटरी ग्रांट, क्योंकि ये लॉ ने कहा था। इसी तरीके से संविधान भी बोल सकता है। और इन सब पे हमेशा फाइनेंस कमीशन अपनी डिसीजन देता है कि भाई ये वाला पैसा आप यूनियन नीचे की तरफ में दीजिए। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वरना क्या होगा, यूनियन विल गिव मनी ओनली टू देयर ओन पार्टी स्टेट्स। मतलब क्या, जहां पर उनकी पार्टी पावर में है बस उन्हीं को देंगे, बाकियों का क्या होगा? तो उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए फिर फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड कम्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। व्हाट इज डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं अपनी विवेक बुद्धि यूज करके किसको क्या देना चाहता हूं उसके हिसाब से। तो अब सीधी सी बात है, बेसिकली अगर हम लोग इसको कहें तो ये लालच वाला काम है कि हम थोड़ी सी लॉलीपॉप किसी को देकर के अपना काम करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि हर तरफ में टॉयलेट्स बने। अच्छा, टॉयलेट बने, लेकिन बना नहीं रहे लोग, क्योंकि हो क्या रहा है कि हर कोई यहाँ पर ओपन में डेफिकेट कर रहा है। जब फॉरेनर्स आ रहे हैं तो बोल रहे बदबू आता है। अब ऐसी सब बातें चल रही है, कितना गंदा कंट्री है, इस तरीके से बातें हो रही है। सामने ही लोटा लेकर के लोग बैठे हुए हैं। अगेन, घर में टॉयलेट नहीं है, बाहर जाना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। स्टेट को अगर आप लोग कहोगे कि टॉयलेट्स बनाना, तो बनाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप स्टेट को कहो कि भाई मैं तेरे को 12,000 रुपए हर एक टॉयलेट के बनवाने के लिए देने वाला हूं, टॉयलेट तू बनवा करके ले ले, तो अच्छी बात है। फिर स्टेट क्यों नहीं बनाएगा? तो स्टेट बनाएगा ही ना, बाद में उसको भी तो क्रेडिट मिलेगा कि हर एक के घर में टॉयलेट बनवा करके लिया। तो अगर स्टेट का कभी आर्म ट्विस्ट करना हो, स्टेट से अगर कुछ काम करवा करके लेना हो, तो इसके लिए इनको यूजुअली एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिला है। ये मिला है आर्टिकल नंबर 275 के अंदर में, और ये मिला है आर्टिकल नंबर 282 के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रांट जो है वो दिए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग ग्रांटिंग एड कहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 275, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स दिस ग्रांट, ओके, फॉर जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंस कमीशन ने जैसे कि कहा था कि स्पेशल असिस्टेंस जो है वो ट्राइबल एरियाज के लिए दिया जाए, ओके, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए, क्योंकि वहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ाई जाए। इसी तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन ने और भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि वेस्ट बंगाल और इनको दिया जाए, तो ये इनके रिकमेंडेशन पर आएगा तो इनको देना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, फिर अगला जो मुद्दा आता है वो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट मैंने बताया एनी पब्लिक पर्पस जो सेंटर स्टेट को कह सकता है कि भाई अपने को करना है, और डिस्क्रिशनरी होता है। यूजुअली इट इज, सेंटर इज नॉट ऑब्लिगेटेड, इसमें तुम्हारे जबरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसा करोगे ही। तो ये अपने खुद के टारगेट प्लान करने के लिए और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए स्टेट के एक्शंस के लिए इसको दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब जो है वो क्या है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रांट जो है वो आर्टिकल 273 में मेंशन थे, लेकिन अब उनका कोई काम नहीं बचा है, बिकॉज उनका काम हो गया है। सिर्फ 10 साल के लिए दिए जाने वाले थे जूट एंड जूट के प्रोडक्ट्स पे, असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, अब कुछ उसका लेना देना ही नहीं है। तो इस तरीके से ग्रांट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, किस तरीके से फिस्कल फेडरलिज्म काम कर रहा है। एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करके दिया हुआ है कि सेंटर तेरे को कौन कौन से टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलेंगे, स्टेट तेरे को कौन कौन से टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलेंगे, डन। उसके बाद में सेंटर के पास में ज्यादा पैसा आ रहा है तो सेंटर को कहा है कि नीचे पैसा डिवॉल्व करो, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड देन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। उसके बाद में ग्रांट्स भी मिलेंगे तुमको, तो स्टेट्स को ग्रांट्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, अब इधर ही खत्म हो गया क्या? नहीं, इसके अलावा भी तो स्टेट को जो है वो पैसे मिलेंगे। तो स्टेट को कैसे पैसे मिलेंगे? स्टेट को और पैसे मिलते हैं बाय बोरोविंग। अब बोरोविंग दो जगह से हो सकती है, या तो आप लोग इंडिया के अंदर के मार्केट से ही करो, या फिर आप जो है वो सेंटर से उधार लो। तो बेसिकली हमारा अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग बायसनेस जो है वो सेंटर के फेवर में हम लोग देखते ही हैं।
कि सेंटर जो है उसको कहा कि आप बोरोविंग कर सकते हो, ठीक है, आप बोरोविंग कर सकते हो और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वगैरह पर गारंटी वारंटी भी दे सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गारंटी देना क्या होता है? तो देखो दो चीज होती है, आपकी दोनों भी लायबिलिटीज होती हैं। ओके, अगर एक आपने खुद ने लोन लिया है किसी पैसे का, तो उधर में आपकी लायबिलिटी हो गई, और दूसरा जो है वो मान लो आप अगर किसी के गारंटर बनते हो कि भाई इसको आप लोन दे दो, मैं इसका गारंटर हूं, अगर उसने लोन नहीं भरा तो मैं भर दूंगा, तो उसको हम लोग गारंटर कहते हैं, सेकंड गारंटी कहते हैं। तो गारंटी देने वाला जो है वो गारंटी देने वाले की भी इसके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोनों भी आपके ऊपर में लायबिलिटीज होती है। इसके लिए सेंटर जो है वो क्या कर सकता है? बोरोविंग कर सकता है। सेंटर कैन बोरो विद इन एंड आउटसाइड द इंडिया। वैसे हम लोग आउटसाइड द इंडिया थोड़ा कम बोरो करते हैं, विद इन इंडिया हम लोग ज्यादा बोरो करते हैं, लेकिन सेंटर को पावर दी है आप इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर दोनों जगह से आप लोग बोरोविंग कर सकते हो। ओके, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन द लिमिट सेट बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो लिमिट बनाया हुआ है, तो इसीलिए हमारे पास में एक एफआरबीएम नाम का एक्ट भी बनाया हुआ है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो ये एक एक्ट बनाया हुआ है। इनफैक्ट आप सबके लिए एक असाइनमेंट है कि एफआरबीएम एक्ट के प्रोविजंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने अगेन इस पे सवाल किए हुए हैं। तो जो भी पार्लियामेंट ने लिमिट सेट की है उसके अंदर में रहते हुए आप विद इन एंड आउटसाइड इंडिया आप लोग इधर बोरो कर सकते हो या फिर अपनी सिक्योरिटी जो है वो दे सकते हो। तो ये दोनों आप काम जो है वो कर सकते हो। स्टेट को भी दिया है, लेकिन ओनली विद इन इंडिया की पावर। इंडिया के बाहर में इन लोग नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं इन लोग उठा सकते हैं। ओके, तो जो भी पैसा उठाना है इंडिया के अंदर में ही उठाना है। अब सवाल आता है, क्या स्टेट्स सेंटर से पैसा बोरो कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल यस। स्टेट जो है वो सेंटर के पास में जाकर के बोल सकते हैं कि यार मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, तो स्टेट जो है उनको सेंटर पैसा देता है। लेकिन अगर एक बार सेंटर ने आपको पैसा बोरो करने के लिए दे दिया है और उसके बाद में अगर आप लोग डोमेस्टिक मार्केट से और पैसा अगर उठाना चाहते हो, तो उसके पहले आपको पहले सेंटर से परमिशन लेनी होगी। तो व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट? स्टेट कैनॉट रेज लोन्स विदाउट द सेंटर्स कंसेंट इफ एनी लोन और गारंटी वाज गिवन बाय द सेंटर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। कि अगर सेंटर ने आपको लोन दिया है और वो लोन अब तक पेंडिंग पड़ा है और आप एक और लोन सेंटर को छोड़ करके किसी और से लेना चाहते हो, तो उसमें स्टेट को परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? सेंटर की। ठीक है, तो स्टेट को परमिशन लेनी पड़ेगी, और इसीलिए यूपीएससी ने 2018 में ये वाला सवाल भी किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, एफआरबीएम फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑलरेडी हमारा आया हुआ था, उसकी एक रिव्यू कमेटी जो है वो आई हुई थी। वो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है कि कितना जीडीपी टू रेशियो में आपका, मतलब कौन से जीडीपी के रेशियो में आपके ऊपर में डेट वगैरह रख सकते हो। ठीक है, और यहां पर आप लोग ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट for raising any loan if the former मतलब state owns any outstanding liabilities to the later, माने कि सेंटर को। तो अगर सेंटर को तुम कोई भी लाइबिलिटी अगर ओन करते हो तो तुमको क्या इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए फिर इसका आंसर जो है वो एक्चुअल में बनता है। तो इसमें से सेंटर की डोमेस्टिक लाइबिलिटी जो है वो 21 है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो आई थिंक सी बनता है, 1 और 3 है। डोमेस्टिक लाइबिलिटी जो है वो सेंटर की बहुत ज्यादा है, 49% उसकी है और ये है, तो 2 स्टेटमेंट गलत है और ये वाला जो है वो सही है। इट हैज रिकमेंडेड डेट ऑफ जीडीपी, जो जनरल कंबाइंड जो है इतना रखना, और सेंटर को 40% रखने बोला है और स्टेट को 20% तक रखने के लिए बोला है। तो करेक्ट आंसर जो आपका सी आता है दैट इज 1 और 3 आता है। ओके, तो ये 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है बेसिकली। देन अब हम लोग आते हैं कि स्टेट के फाइनेंशियल रिस्पेक्ट में कुछ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में कुछ बातें कही हुई है। जैसे अगर कोई भी बिल अगर एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा है या फिर जिसमें स्टेट इंटरेस्टेड है, ऐसा कोई भी बिल अगर सेंटर पार्लियामेंट में लेके आता है तो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। ओके, तो इस तरीके की इसके अंदर में कुछ बातें दी हुई है। तो गाइज आई होप आप लोगों को किस किस तरीके से स्टेट जो है वो पैसे उठाता है, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं तो मैं सिर्फ अब इस पर बात करूंगा कि स्टेट को कहां से पैसे आ रहे हैं। तो अगर कोई भी अगर हम लोग स्टेट पकड़ लेते हैं तो स्टेट के पास में कहां कहां से पैसे आएंगे।
तो एक मतलब स्टेट को खुद को टैक्स लगाने की पावर दी हुई है, फिर स्टेट जो है वो नॉन टैक्स मनी भी उसको मिलने वाला है, ठीक है। फिर इसके ऊपर में सेंटर से जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के माध्यम से इसको फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर अगेन कुछ पैसा जो है वो मिलने वाला है। इसी के अलावा इसको ग्रांट इन एड जो है वो मिलने वाली है। ओके, तो ग्रांट जो है वो अगर अगर स्टैट्यूटरी है तो वो भी मिलेगी आपको, और दूसरा सेंटर चाहे तो इसको एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है वो पैसे खुद बोरो भी कर सकता है। अच्छा, बोरो कहाँ कहाँ से कर सकता है? एक मतलब विद इन इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूशन से और बैंक से वगैरह कर सकता है, और दूसरा इन लोग जो है वो सेंटर से भी पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, सेंटर से भी पैसा उठा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्टेट जो है वो अपने लिए अलग अलग तरीके से खुद के लिए पैसे लेकर के आता है। टोटल मैकेनिज्म देखें तो 1 2 3 4 में एक्चुअली यहाँ पे 4 5 कह सकते हैं एंड 6 7 हम लोग कह सकते हैं। 7 माध्यम है जहां से स्टेट अपने लिए पैसे लेकर के आता है। ओके, आई होप आप सबको ये वाला कंपोनेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि देखिए कि अब यूनियन की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की कोई ना कोई बिल्डिंग जो है वो महाराष्ट्र में होगी, पुणे में होगी। अगर वो है तो क्या उनके ऊपर में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा? इसी तरीके से यूनियन और कोई गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो क्या इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? तो आंसर इज नो। ध्यान रखिएगा कि कुछ मामलों में हम लोगों ने देखा है कि इम्यूनिटी दी हुई है, तो इम्यूनिटी फ्रॉम द म्यूचुअल टैक्सेशन। ओके, फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर में स्टेट टैक्सेशन नहीं लगेगा। ओके, लेकिन अगर चाहे तो पार्लियामेंट अगर वो चाहे तो वो बोल सकती कि नहीं स्टेट जो है वो लगाए। इंक्लूड्स म्यूनिसिपल पंचायत टैक्सेस वगैरह, कोई टैक्सेस जो है वो सेंट्रल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। जो भी सेंटर ने प्रॉपर्टी परचेस करके रखी हो, चाहे डिफेंस की लैंड हो चाहे और कुछ हो वगैरह वगैरह, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स है, डेट है, मूवेबल इमूवेबल, इंटेंजिबल टेंजिबल, सॉवरेन, कुछ भी हो, नहीं लगेगा टैक्स। लेकिन अगर सेंटर की कोई कंपनी है जैसे ONGC, उस पर टैक्स लगेगा। ONGC सेंटर की कंपनी है, ओके, तो उनकी जो भी बिल्डिंग वगैरह है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इस चीज को समझ के लीजिएगा। इसी तरीके से स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी सेंट्रल टैक्सेशंस नहीं लगेंगे। ठीक है, जो भी है जैसे कि किसी भी चीज पर उनके जो भी इनकम आ रहा है और कुछ हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन सेंटर जो है उनके कमर्शियल ऑपरेशन पर, ओके, या फिर उनकी लोकल अथॉरिटीज पर और उनके कॉरपोरेशन पर टैक्स लगा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, और बाकी कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज भी इनके ऊपर में लगेगी अगर इन लोग कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं तो इस तरीके से कुछ टैक्स इम्यूनिटीज की बातें होती हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस खत्म होने के कगार पे है। एक लास्ट कंपोनेंट बचा है कि क्या होगा इमरजेंसी के पीरियड में। इमरजेंसी की पीरियड में यहाँ पे दो ही इमरजेंसीज इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 352 के अंदर की नेशनल इमरजेंसी और दूसरी आर्टिकल नंबर 360 के अंदर की फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल नंबर 352 के अंदर में जो भी आपका, तो मैंने आपको पहले बताया नेशनल इमरजेंसी का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर विल गेट कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी स्ट्रक्चर, और उसमें फिर सेंटर जिस तरीके से चाहे उस तरीके से डायरेक्शन देता है। रीअलोकेशन जो भी इनको करना है उन लोग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो भाई आपको बोल सकते हैं कि ये खर्चा करो, वो खर्चा मत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर हमारे एक्चुअल में फाइनेंशियल रिलेशंस खत्म होते हैं, बट कुछ एक छोटा सा एक कंपोनेंट रहता है जिसपे कभी कभी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके उत्तर हमको आने चाहिए। इंक्लूडिंग प्रीलिम्स में भी कुछ कुछ सवाल पूछे हुए हैं। वो है ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन, कि हमारे जो है वो ट्रेंड्स किस तरीके से रहे हुए हैं और इसमें कहाँ कहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में मेजरली प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग अगर मेजरली देखें तो अब तक आप लोगों ने मेरे साथ में लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन 1, फाइनेंशियल रिलेशन 2, ये सब आपने मेरे साथ में कंप्लीट किया। और एक चीज का अंदाजा सभी को आया होगा कि हर तरफ में यूनियन का मेजर डोमिनेंस है। सही बात है, यहां पर यूनियन को, फेडरल को सुप्रीमेसी देकर के रखी है। फेडरल कंट्री फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको सुप्रीमेसी देकर के रखी हुई है। ओके, और उसका रीजन सरकारी कमीशन ने बताया भी था कि इट इज टू अवॉइड द लेस कंफ्यूजन।
ओके, कि कंफ्यूजन ना हो इसके लिए वो सब चीजें हमने करके रखी हुई है। एनीवेज ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, तो 1967 तक जब कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था, यानी कि गली से लेकर के दिल्ली तक जब कांग्रेस का ही राज था, तो उस समय में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो उस समय में काफी कोऑर्डियल रिलेशन इनके बीच में हुआ करता था। बट 1967 में पहली बार कांग्रेस 9 स्टेट्स में इलेक्शंस हारती है, इंदिरा गांधी जब आती है उस समय में, और उसमें से 8 स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स का राज आता है। और जब अलग गवर्नमेंट स्टेट में आती है तो ऑब्वियसली फिर वहां पर कंफ्लिक्ट होना शुरू होता है। तो हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा पैसों को लेकर के, फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे अलग तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाना, ये वो सब रिलेशन जो है 1967 के बाद से शुरू होते हैं। तो पोस्ट हम लोग देखते हैं कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही खास करके बहुत ज्यादा इंटरवेंशन बढ़ता है और स्टेट की ऑटोनॉमी के इश्यूज और ये सब चीजें जो है वो आने लगती है, और थोड़ा सा टेंशन जो है वो हमको रिलेशंस में सेंटर और स्टेट के दिखाई देता है। तो आज अगर हम लोग टेंशंस के एरियाज अगर हम देखें तो क्या है, तो ये है कि भाई किस तरीके से गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और डिसमिस किया जाता है। जैसे जैसे ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में आती है, इन्होंने आते ही यहाँ के जितने भी कांग्रेस अपॉइंटेड गवर्नर थे उनको या तो रिजाइन करने बोला या फिर इनको निकाल दिया गया। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। वो गवर्नर है, वो कोई चपरासी नहीं है, उनको जब मर्जी से डालो और निकाल दो। ओके, फिर डिस्क्रिशनरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ द गवर्नर, गवर्नर भी इसी तरीके से करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं बार बार, ठीक है, यूनियन की तरफ में हमेशा झुके हुए रहते हैं। प्रेसिडेंट रूल इनके मन मर्जी से कभी भी इन्होंने लगाया हुआ है, बहुत बार मिसयूज हुआ है इस पावर का। सेंट्रल फोर्सेस जब स्टेट में खास करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए भेजे जाते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है। ओके, फिर स्टेट के कुछ बिल्स जो है वो जानबूझ करके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखे जाता है। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इन लोग नीट के अगेंस्ट में एक बिल लेकर के आना चाहते थे, तो वो वाला बिल जो है इन्होंने जानबूझ करके प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने के लिए रख दिया कि तुम, और फिर प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उस बिल के साथ में। फिर डिस्क्रिमिनेटरी फाइनेंशियल एलोकेशन, कि भाई सीधी सी बात है, जहां पर बीजेपी रूल है वहां पर बीजेपी ज्यादा पैसा देगी, तो वो वाली बात इनसे सहन ना हो गए। प्लानिंग कमीशन तो चलो अभी गया है, लेकिन वो भी, उसका भी रोल कुछ इसी तरीके से रहा। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, हम लोग इस चीज को सीख चुके हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्चुअली फेडरल प्रोविजंस को वायलेट करता है। रीजन बीइंग, स्टेट के काम करने के लिए यूनियन लोगों को अपॉइंट करके दे रहा है, तो वो थोड़ा सा इनको रिक्रूट करके दे रहा है, तो उनको थोड़ा गलत लगता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर्स, शेयरिंग ऑफ द फाइनेंसेस में झगड़ा होता है, एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर इन द स्टेट लिस्ट होता है। तो ऐसे कुछ हम 12-13 एरियाज देख सकते हैं जहां पर कंटिन्यूस टसल हमको सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन में देखने को मिलता है। ओके, एंड इनफैक्ट इसी पर फिर बात आती है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कहा था कि भाई हम लोग कमीशन बनाते हैं और वो कमीशन से हम लोग थोड़ा सा रिलेशंस को सुधारे, तो सेंटर एंड स्टेट की रिलेशन को सुधारने के लिए अलग अलग कमीशंस को अपॉइंट किया गया था, जिसमें सबसे पहली बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1 यानी कि 1966 का कमीशन अपॉइंट किया गया था। मोरारजी देसाई के अंदर में इनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन मोरारजी देसाई जब कांग्रेस से बाहर चले गए 1966 के पीरियड में, जब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो फिर के हनुमंतैया जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, तो उनको उसका हेड बनाया गया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को दी थी, थोड़ी बहुत दी थी। देन डीएमके नाम की गवर्नमेंट जो है वो खास करके तमिलनाडु में आती है और वो एक अपॉइंट करती है राजमन्नार कमेटी, जो कि कहती है कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा सेंटर के पास में पावर रखी हुई है और फेडरल गवर्नमेंट को तो कुछ गिनते ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये 3 मेंबर कमेटी जो कि राजमन्नार इसको हेड करते थे, उन्होंने कहा था कि अगेन मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है वो स्टेट को दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए जाए। इस तरीके से राजमन्नार कमेटी ने 1969 में रिकमेंडेशंस दिए थे। लेकिन इन सब से अगेन जिस तरीके के हालात चल रहे थे उन सब से शिरोमणि अकाली दल काफी ज्यादा नाराज था। 1973 के अंदर में आनंदपुर में एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास किया जाता है और ये तो काफी एक्सट्रीम था। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में शिरोमणि अकाली दल के नेता कहते हैं कि 2-3 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी पावर जो है वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाए। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप अपने पास में केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, इन 4 चीजों को आप अपने पास में रखिए, बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी स्टेट्स को दे दी जाए और जस्ट लाइक यूएसए रेसिडरी पावर जो भी है वो स्टेट्स को मिले। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था कि इक्वल अथॉरिटी जो है वो मिले, सभी को इक्वल प्रेजेंटेशन मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफी रेडिकल आइडियाज इन्होंने प्रपोज किए थे। उनसे इंस्पायर होकर के 1977 में वेस्ट बंगाल ने भी एक मेमोरेंडम दिया था कि कैसे हम लोग जो है वो इन रिलेशंस को सुधार सकते हैं।
लेकिन इन सबसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में यूनियन ने खुद ही एक कमीशन को अपॉइंट किया कि हम इन रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और वो कमीशन आता है जस्टिस सरकारिया। तो जस्टिस सरकारिया जो है उनका 1983 में कमीशन को अपॉइंट किया गया। 1988 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। जब भी हम GS2 के आंसर्स लिखते हैं उसमें जस्टिस सरकारिया कमीशन और MM पंछी कमीशन जो है इनके रिकमेंडेशंस जरूर लिखते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी ने भी कई बार इनके रिकमेंडेशंस प्रीलिम्स से पूछे हुए हैं, तो जरूर इनको नोट कीजिएगा। ओके, तो जस्टिस सरकारिया जो है उन्होंने बहुत बार जो है वो बहुत सारी एकदम रिकमेंडेशंस दी है जो लक्ष्मीकांत की आपकी एकदम डिटेल में दी हुई है। और लास्ट में 2007 में पंछी कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है। तो मदन मोहन पंछी, ओके, तो इन्होंने पॉलिटी, इकोनॉमी, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे हम लोग इस रिलेशन को इक्वल बना सकते हैं, इस पर काफी ज्यादा बात की थी। तो गाइस इसी के साथ में हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला पार्ट है वो हो गया है कंप्लीट। आई होप आप सबको मजा आया, आप सबने इसको एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी पर चल रहा है ऑफर, इस ऑफर का लाभ जरूर लीजिएगा यूजिंग कोड अरविंदा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।